नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ एडमिशन पॉइंट की क्लास पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। अपन ने क्या पढ़ा था? महाराणा कुंभा की जो युद्ध सैन्य अभियान तो पढ़ लिए थे अपन ने। महाराणा कुंभा के जो अन्य मतलब साहित्य कलाएं के छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक थे उसके महाराणा कुंभा के अपन ने पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे अपन दोस्तों? आज पढ़ेंगे अपन महाराणा कुंभा की साहित्यिक रचनाएं। और साहित्यिक रचनाएं बोले चाहे उनका विधान अनुराग बोलो। दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको कि जो महाराणा कुंभा थे, कुंभा संगीत के ज्ञाता भी थे, यानी संगीत के ज्ञाता भी थे वो। और यानी संगीतों के यानी संगीतज्ञ थे जितने उनको आश्रय देने के कारण उनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना गया। दोस्तों देखते हैं आगे जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से मतलब प्रमाणित होता है कि महाराणा कुंभा संगीत के ज्ञाता थे। दोस्तों देखिएगा, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा यानी जो एक प्रशस्ति है, यानी चित्तौड़ में एक अत्रि बढ़ने की प्रशस्ति लिखी थी। मैंने आपको जब पिछली क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि एक प्रशस्ति है, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसकी रचना किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। और उसको पूर्ण किया क्या मतलब पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने। उन्हीं का पुत्र था महेश। तो देखिएगा एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को संगीत का ज्ञाता कहा गया है। यानी उसके गुणों और उनके व्यक्तित्व में, यानी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि महाराणा कुंभा संगीत के ज्ञाता थे और वह वीणा वादक थे। यानी महाराणा कुंभा के गुणों व व्यक्तित्व, महाराणा कुंभा के गुणों व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा गया है कि महाराणा कुंभा अपने गुणों और व्यक्तित्व के कारण विश्व प्रसिद्ध था। उन्हें संगीत का ज्ञाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह खुद एक वीणा वादक थे। यानी कुंभा को संगीत का ज्ञाता, महाराणा कुंभा को संगीत का ज्ञाता भी कहा जाता है। यानी कि महाराणा कुंभा जो थे वो संगीत प्रेमी थे। मानता हूं कि वह अपराजित थे। यानी महाराणा कुंभा एक ऐसे योद्धा थे जो एक भी युद्ध ना हारे थे। मैं बताऊं आपको कि महाराणा कुंभा थे एक भी युद्ध ना हारे थे। यानी उन्हें अपराजित भी कहा जाता है, अपराजित शासक भी कहा जाता है। अगर बात करें अपन जो मेवाड़ में थे, साफ तौर पर बात करें तो मेवाड़ में आगे बहुत से शासक पराक्रमी शासक आएंगे, जैसे कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा पे आएंगे। महाराणा सांगा ने केवल एक युद्ध को छोड़कर, यानी मतलब महाराणा कुंभा ने केवल खानवा का युद्ध हारा था और उन्होंने कोई भी युद्ध ना हारा था। लेकिन जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा सांगा ने एक युद्ध हारा था, महाराणा कुंभा ने एक भी युद्ध नहीं हारा था। दोस्तों जो जब इनके समकालीन जो शासक थे, जितने मुस्लिम शासक थे, वो मुस्लिम शासक ने हिंदू सुल्तान भी कर थे। क्योंकि हिंदू सुल्तान इसलिए कहा जाता था महाराणा कुंभा को, क्योंकि ये उपाधि थी ये मुस्लिम शासकों ने दी थी। मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने कहा हिंदू सुल्तान, यानी पूरे भारत में इनके जैसा वीर नहीं था कोई। यानी महाराणा कुंभा के जितना कोई वीर नहीं था। दोस्तों आगे देखिएगा, संगीत का ज्ञाता कहा जाता है। इन्होंने इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं देखते हैं, पहले रचनाएं कौन कौन सी इनकी रचनाएं, इनकी जो रचनाएं देखिएगा दोस्तों, इनकी रचनाएं आगे आप रचनाओं की बात करें तो रचनाओं देखिए कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी महाराणा कुंभा ने। क्योंकि महाराणा कुंभा का इतिहास साहित्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों देखिएगा, पहली है संगीत राज, संगीत राज पहली रचना थी संगीत राज। कितनी रचनाएं? पहली रचना है संगीत राज। और इसके संगीत राज जो रचना है इसके 14 भाग हैं। कितने भाग है दोस्तों? 14 भाग है। संगीत राज के 14 भाग। संगीत राज के बाद में उन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा किसकी रचना है दोस्तों? महाराणा कुंभा की रचना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा या संगीत सुधा, संगीत सुधा भी किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की। एक आती है संगीत द्वार दीपिका,
संगीत राज दीपिका किनकी रचना है? महाराणा कुंभा की रचना है। किसने? संगीत राज संगीत मीमांसा घोष दीपिका किसने? 14 भाग के। और एक और इनके बारे में एक बात होता है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य एकलिंग महात्म्य एकलिंग महात्म्य इसके कितने भाग हैं? क्यों लिखा? किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा। कोर्स देखे तो इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग, 2 भाग। एक भाग किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास। तो एक बार किसने लिखा? कुंभा ने। ये थी। अब दूसरे को आगे बात करें तो इनकी एक और रचनाओं की बात करें तो और दूसरी कौन सी रचना आती है? सूड प्रबंध। सूड प्रबंध किनकी रचना है? महाराणा कुंभा की। सूड प्रबंध प्लस एक और आती है हरिवल प्रबंध। हरिवल प्रबंध कौन सी रचना है? सूड प्रबंध के बाद में आती है हरिवल प्रबंध रचना। और सूड प्रबंध होगी दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा। एक अगर आगे बात करें अपन तो जो इनकी पुत्री थी, पुत्री पुत्री कौन थी? रमाबाई। रमाबाई कौन सी पुत्री थी? रमाबाई थी ना इनकी पुत्री, उनको वागीश्वरी भी कहा जाता है। वागीश्वरी। और वागीश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भी संगीत की जाता है। संगीत की ज्ञाता कौन थी? वागीश्वरी। क्यों? एक बार बता दूं मैं आपको कि जो संगीत की ज्ञाता कौन थे? महाराणा कुंभा संगीत की ज्ञाता थे। ये कौन थे? वीणावादक। वीणावादक थे। वीणावादक महाराणा कुंभा से बता दूं कि नगाड़ा वादक अकबर था और समुद्रगुप्त व औरंगजेब भी कौन थे? वीणावादक थे। और अगर आपने कभी अगर भारत भूगोल पढ़ा होगा आपने तो एक सिक्का है समुद्रगुप्त का, एक तरफ जो चित्र अंकित किए गए और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। पहली बात। अब जो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है एकलिंग महात्म्य में ध्यान रखना है। क्या है एकलिंग महात्म्य में? किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। इसके कितने भाग है? 2। पहला भाग कान्हा व्यास ने और दूसरा कुंभा ने लिखा। आगे बात करें अपन, आगे देखिएगा इनके दरबारी कौन थे? दरबारी अगर महाराणा कुंभा के दरबारी की बात करें तो दरबारी दरबारी देखिएगा अब दरबारी की बात करें। दरबारी कौन से? कुंभा के दरबारी। दरबारी पहला दरबारी कौन था? कान्हा व्यास। क्या लिखा? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी किसने लिखा? कान्हा व्यास ने कर्पूर मंजरी लिखा। और इसके बाद बात करें तो और कौन था? नाथा। नाथा कौन था? ये भी कौन था? इनका ही दरबारी था। और एक आता है मंडन। मंडन मंडन की बात करें तो मंडन कौन था? मंडन एक वास्तुकार था। जो कहाँ का था ये मंडन? कहाँ का था? ये गुजरात का था तथा गुजरात एक तेलंग ब्राह्मण था और महाराणा कुंभा का वास्तुकार शिल्पकार था। ये थे महाराणा कुंभा है नी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। मंडन कहाँ का था? गुजरात का एक तेलंग ब्राह्मण था। नाथा मंडन का ही भाई था। कान्हा व्यास ने कर्पूर मंजरी लिखी। नाथा के बारे में देखा। नाथा क्या लिखी इसने? वास्तु यानी यह नाथा कौन था? मंडन का ही भाई था। आगे देखे अगर बात करें तो कान्हा व्यास इन्होंने अगर में एकलिंग महात्म्य भी लिखा। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। कर्पूर मंजरी किसने लिखी? कान्हा व्यास ने। नाथा भी इनका दरबारी था महाराणा कुंभा का और मंडन भी किसका दरबारी था? कुंभा का। आगे देखिएगा टीका।
यानी कि मतलब महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी, ठीक है, यानी ग्रंथ, ग्रंथ कौन कौन से महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए, देखिएगा पहला ग्रंथ देखिएगा कौन से, रसिक, रसिक प्रिय टीका, रसिक प्रिय टीका, यानी महाराणा कुंभा ने कितनी टीकाएं लिखी, 3 टीकाएं लिखी, कौन कौन सी, पहली कौन सी, रसिक प्रिय टीका, दूसरी चंडी शतक टीका, और तीसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तीसरी संगीत रत्नाकर, यानी जो मुख्य टीकाएं थी और कौन कौन सी थी, रसिक प्रिय टीका, चंडी शतक टीका और संगीत रत्नाकर टीका, किसने लिखी, कुंभा ने लिखी, महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी, रसिक प्रिय टीका, चंडी शतक टीका और संगीत रत्नाकर टीका, 3 टीकाएं लिखी उन्होंने। आगे देखे अगर तो मैंने आपको बता दिया टीकाओं के बारे में, बताया इनके मतलब इनके जो दरबारी थे इनके दरबारियों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मतलब जो वास्तुकला किससे संबंधित है, कोट दंत विधान किससे संबंधित है, मूर्ति कला किससे संबंधित है, देखिएगा एक बार। अब अन्य महत्वपूर्ण अन्य तथ्य क्या क्या है देखिएगा, बताऊं मैं आपको, हम क्या पढ़ेंगे कि क्या किससे संबंधित था, देखिएगा जो रूप मंडल है ये किससे संबंधित है, यह है मूर्ति से संबंधित, महाराणा मूर्ति से संबंधित, किससे संबंधित है, मूर्ति से संबंधित, यानी किस प्रकार से, यानी जो रूप मंडल का जो अर्थ निकलता है वह निकलता है मूर्ति से संबंधित। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ के ऊपर भी विष्णु मूर्तियां लगवाई थी। इस प्रकार से जो फैक्ट होते हैं कुछ वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, देखिएगा रूप मंडल किससे संबंधित है, मूर्तियों से। वास्तु मंडल, वास्तु मंडल ये किससे संबंधित है, वास्तुकला से, वास्तुकला से। वापस देखिएगा कोदंड मंडल, कोदंड मंडल ये किससे संबंधित है, दंड विधान से, दंड विधान से संबंधित है। आगे देखिएगा कोदंड के बाद में आता है वैद्य मंडल, वैद्य मंडल ये किससे संबंधित है, यह है चिकित्सा पद्धति से, चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। इसके बाद में जो आता है वो क्या होता है, वैद्य मंडल आ गया, कोदंड आ गया, अब आता है शकुन, शकुन मंडल, शकुन ये किससे संबंधित है, यह है शुभ व अशुभ से, शुभ व अशुभ से संबंधित है। आगे देखिएगा मूर्ति प्रकरण, मूर्ति प्रकरण ये किससे संबंधित है, मूर्तियों से, मूर्तियों से। और आता है, और क्या क्या आता है, एक आता है प्रसाद मंडल, और ये किससे संबंधित है, भवनों से, भवनों व महलों से। दोस्तों ये थे महाराणा कुंभा की साहित्यिक रचनाएं। अब आज अपन ने क्या पढ़ा, महाराणा कुंभा की साहित्यिक रचनाएं। देखिए रूप मंडल मूर्ति से संबंधित है, वास्तु मंडल वास्तुकला से संबंधित है, कोदंड दंड विधान से संबंधित है, शकुन शास्त्र अशुभ अशुभ से संबंधित है, वैद्य मंडल चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, मूर्ति प्रकरण मूर्ति से संबंधित है, और प्रसाद जो प्रसाद मंडल है वह भवनों व महलों से संबंधित है। दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा आज, महाराणा कुंभा की जो साहित्यिक रचनाएं थी, ये साहित्यिक रचना। एक और बता दूं मैं आपको, महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था भाग्यश्री रमाबाई, और उसी की रमाबाई की जब विवाह हुआ था एक श्रृंगार चौरी बनाया गया था। और ये श्रृंगार चौरी है कहाँ पे, तो ये चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी है
तथा श्रृंगार चौरी है, तथा श्रृंगार चौकी की पूछे तो श्रृंगार चौकी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये दोनों कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। और बता दूं मैं आपको कि जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा वीणा वादक थे। वीणा वादक औरंगजेब भी था, वीणा वादक समुद्रगुप्त भी था। औरंगजेब और अकबर नगाड़ा वादक था। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ वंदे मातरम।